क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं कि हर महीने ईमानदारी से भारी भरकम किराया भरने के बावजूद, हाँ, और वो भी बिना एक भी दिन की देरी किए, बिल्कुल, उसके बावजूद टैक्स पोर्टल पर किया गया एक गलत क्लिक हमारे लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है? ये बहुत आम बात है आजकल। है ना? मतलब हम में से ज्यादातर लोग अपनी सैलरी स्लिप में एचआरए का कॉलम देखते हैं और बस मान लेते हैं कि जितना किराया हमने दिया है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, जो कि असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही कहा। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। हम जो दस्तावेज आज खंगाल रहे हैं उसका नाम है एसेंशियल एचआरए गाइडलाइंस एंड टैक्स रिजीम अपडेट्स 2025-2026। और ये दस्तावेज पढ़ना मतलब सच में आंखें खोल देने वाला अनुभव है। बिल्कुल। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ टैक्स का नियम नहीं है, बल्कि एक गणित की पहेली है। हमारा आज का मकसद यही समझना है कि कैसे शहरों की बदलती परिभाषाएं और डिजिटल नियम हमारी जेब पर सीधा असर डालते हैं। और ये समझना आज के समय में इसलिए भी ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि जो नए अपडेट्स आए हैं ना, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बदल के रख दिया है। हाँ, एचआरए अब सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट में जमा की जाने वाली वो पुरानी रसीद नहीं रह गया है। एकदम सही। अब ये पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिदम का खेल बन चुका है। अगर कोई आज भी पुराने तरीके से सोच रहा है तो बहुत मुमकिन है कि वो अपना ही पैसा टेबल पर छोड़कर जा रहा है। तो चलिए इस पूरी पहेली की शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं। नए नियमों के पेंच समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एचआरए पर छूट मिलने का जो असली फॉर्मूला है वो आखिर है क्या। हाँ, बेसिक्स क्लियर होना सबसे जरूरी है। मतलब मैं अक्सर सोचती थी कि ये एक बहुत ही सीधा गणित होगा, किराया दिया और छूट मिल गई। लेकिन स्रोत पढ़ने के बाद समझ आया कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1013A ने इसे एक बहुत ही अजीब सी कैलकुलेशन बना दिया है। अजीब भी और थोड़ी सख्त भी। हाँ, क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग शर्तें रखी गई हैं और मजे की बात यह है कि टैक्स पेयर को वो रकम मिलती है जो सबसे कम हो। देखिए, वो जो 3 शर्तों वाला नियम है ना, वो दरअसल सरकार का एक तरीका है ये तय करने का कि कोई भी इस भत्ते का गलत इस्तेमाल न कर सके। तो वो 3 शर्तें क्या है, जरा आसान भाषा में? मैं बताता हूँ। नियम यह है कि 3 आंकड़ों में से जो सबसे कम होगा सिर्फ उसी पर टैक्स की छूट मिलेगी। पहला आंकड़ा है कि आपको अपनी कंपनी से असल में कितना एचआरए मिला है, जो सीधा सैलरी स्लिप पर लिखा होता है। बिल्कुल। दूसरा आंकड़ा है शहर के हिसाब से। अगर मेट्रो शहर है तो सैलरी का 50% और अगर नॉन मेट्रो है तो 40%। और तीसरा आंकड़ा थोड़ा ट्रिकी है। साल भर में जो भी किराया चुकाया गया है उसमें से अपनी सैलरी का 10% घटा दीजिए। और यही वो तीसरा नियम है जिस पर मुझे हमेशा से सबसे बड़ी उलझन रही है। ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई 18,000 रुपये किराया दे रहा है तो सरकार उसकी सैलरी का 10% उसमें से क्यों घटा रही है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई हमें एक हाथ से कुछ दे रहा है और दूसरे हाथ से वापस छीन रहा है। हाँ, पहली नजर में ये ऐसा ही लगता है। तो इसके पीछे का तर्क क्या है आखिर? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट आर्थिक मनोविज्ञान काम करता है। टैक्स विभाग ये मानकर चलता है कि चाहे कोई किराए पर रहे या अपने खुद के घर में, हर इंसान को अपनी बुनियादी आय का कम से कम 10% हिस्सा तो अपने रहने और जीवन यापन पर खर्च करना ही चाहिए। मतलब वो बेस खर्च तो सबको करना ही है। बिल्कुल। सरकार मानती है कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार इस शुरुआती 10% पर कोई सब्सिडी या टैक्स छूट नहीं देगी। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि हम सिर्फ उस अतिरिक्त बोझ पर टैक्स छूट देंगे जो इस 10% की सीमा के ऊपर जा रहा है। इसलिए वे चुकाए गए किराए में से वो 10% का हिस्सा काट लेते हैं। ये काफी दिलचस्प है। मैंने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। मतलब सरकार का मानना है कि जिंदा रहने का एक बेस खर्च तो खुद उठाना ही होगा। एकदम सही। और एक बात और यहाँ क्लियर कर लेते हैं, यहाँ जिस सैलरी शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो 50% निकालना हो या 10%, इसमें हमारी पूरी इन हैंड सैलरी शामिल नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक और बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सैलरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है। और महंगाई भत्ता? हाँ, डियरनेस अलाउंस या डीए केवल तभी जुड़ता है जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का हिस्सा हो। इसके अलावा कोई बोनस नहीं, कोई स्पेशल अलाउंस नहीं, सिर्फ बेसिक। तो मतलब अगर हमारी इन हैंड सैलरी 1 लाख है लेकिन बेसिक सिर्फ 40,000 है तो सारी कैलकुलेशन 40,000 पर ही होगी। 100% सच। अब चूंकि ये 50% और 40% का नियम सीधा हमारे घर के पते से जुड़ा है, तो चलिए बात करते हैं 2025-2026 के
उस सबसे बड़े बदलाव की। शहरों का विस्तार। बिल्कुल, हमारे स्रोतों में ये प्रमुखता से छाया हुआ है। पहले क्या था कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ही मेट्रो माना जाता था। और सिर्फ वहीं के लोगों को 50% वाली छूट मिलती थी। हाँ, लेकिन अब बदलाव हुआ है। अब बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी आधिकारिक तौर पर मेट्रो मान लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर है, मतलब वहां रहने वाले जो लाखों आईटी और बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत है। देखिए, ये बदलाव समय की मांग भी था। अगर हम पिछले 10 सालों की रियल एस्टेट इंडेक्स को देखें तो बैंगलोर और हैदराबाद में किराए की दरें उन पुरानी मेट्रो शहरों के बराबर आ गई हैं। कुछ इलाकों में तो शायद उनसे भी ज्यादा हो गई हैं। बिल्कुल, तो सरकार को इस हकीकत को स्वीकार करना ही था कि अब मेट्रो का मतलब सिर्फ 4 महानगर नहीं रह गया है, बल्कि वो हर शहर है जहां जीवन यापन की लागत आसमान छू रही है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर जीवन यापन की लागत और आसमान छूते किराए ही असली पैमाना है, तो पूर्वोत्तर भारत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हैं। हाँ, हमारे स्रोत स्पष्ट बताते हैं कि गुवाहाटी, शिलोंग या इम्फाल जैसे शहर आज भी नॉन मेट्रो की श्रेणी में ही अटके हुए हैं। जहां आज भी वो पुराना 40% का ही नियम लागू होता है। तो क्या नीतियां बनाने वालों ने हाल फिलहाल में गुवाहाटी में किराए के दाम देखे हैं? वहां भी तो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और किराए बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सरकार इस बड़े हिस्से को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? मैं आपकी भावना समझता हूं और ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन बात क्या है ना कि नीतियां हमेशा जमीनी हकीकत से कुछ साल पीछे ही चलती हैं। मतलब डेटा पुराना है। हाँ, कुछ हद तक। टैक्स विभाग जब शहरों को अपग्रेड करता है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के किराए नहीं देखता। तो वो क्या देखते हैं? वे शहर की कुल आबादी का घनत्व देखते हैं, वहां मौजूद कॉर्पोरेट टैक्स बेस देखते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेटा का एक बहुत ही जटिल मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। पूर्वोत्तर के शहरों में तेजी से विकास जरूर हो रहा है, लेकिन आधिकारिक राष्ट्रीय डेटाबेस में उनका जो इंडेक्स है वो अभी भी उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाया है जो 50% के ब्रैकेट के लिए तय है। ये तो थोड़ा हाँ, ये जरूर एक बहस का मुद्दा है कि क्या ये प्रणाली निष्पक्ष है, लेकिन आज की तारीख में तकनीकी रूप से नियम यही है। खैर, ये तो वाकई थोड़ी निराशाजनक बात है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। और बात जब निराशा की हो ही रही है, तो चलिए उस फैसले पर आते हैं जो इस पूरी 50 और 40% की बहस को ही बिल्कुल बेमानी और अर्थहीन बना देता है। मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। नया टैक्स रिजीम बनाम पुराना टैक्स रिजीम। बिल्कुल, क्योंकि ये वो जगह है जहां सारा भूगोल धरा का धरा रह जाता है। हाँ, क्योंकि अगर कोई नया टैक्स रिजीम चुनता है तो वो चाहे मुंबई में रहता हो या शिलोंग में, उसके लिए एचआरए की छूट सीधी शून्य हो जाती है, 0। और लोगों को ये बात बहुत देर में समझ आती है। जब मैं स्रोत पढ़ रही थी तो मुझे ये पूरा रिजीम वाला मामला एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह लगा। अरे वाह, ये एनालॉजी काफी अच्छी लग रही है, बताइए जरा। मतलब देखिए, जो नया टैक्स रिजीम है वो एक फिक्स्ड थाली या बुफे की तरह है। आपको बस एक तय कीमत देनी है और कोई माथापच्ची नहीं करनी। सीधा और सिंपल। हाँ, ये सस्ता है, आसान है, लेकिन आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये वाली सब्जी नहीं खानी, इसके बदले कुछ और दे दो। जो है सो है। और पुराना रिजीम? दूसरी तरफ पुराना टैक्स रिजीम एक आला कार्ट मेन्यू की तरह है। यहाँ आपको हर एक चीज चुननी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और हर डिश का बिल अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। तो ये आला कार्ट मेन्यू आपको उस फिक्स्ड थाली से कहीं ज्यादा फायदा और टैक्स छूट दे सकता है। ये तुलना इसे सच में बहुत अच्छे से समझाती है। नए रिजीम का मकसद ही उस अलाकाटे वाली माथापच्ची को खत्म करना है। तो सरकार का मोटिव क्या है इसमें? सरकार ने कहा कि देखिए, हम टैक्स की दरें कम कर देंगे, लेकिन इसके बदले आपको अपनी वो सारी कटौतियां छोड़नी पड़ेंगी जो आप सेक्शन 80C या एचआरए के जरिए क्लेम करते थे। गिव एंड टेक वाली बात होगी। एकदम। इसलिए अब ये कोई डिफॉल्ट विकल्प नहीं रहा कि बस एचआरए डाल दिया और काम हो गया। अब सबको बैठकर गणित लगाना होगा, तराजू में तौलना होगा। बिल्कुल। तराजू के एक पल्ले पर अगर आपका किराया बहुत ज्यादा है तो पुराना रिजीम और वो अला कार्ट सिस्टम आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं या किराया बहुत ही कम है, तो फिर नए रिजीम की फिक्स्ड थाली ही सबसे समझदारी भरा विकल्प है। हाँ, बिना किसी सिरदर्द के। लेकिन जो लोग उस अला कार्टे मेन्यू यानी पुराने रिजीम को चुनते हैं, उनके लिए रास्ते इतने आसान नहीं हैं। क्योंकि अगर हम टैक्स छूट मांग रहे हैं तो सरकार अब हमसे पाई पाई का हिसाब मांग रही है। ये कंप्लायंस वाला हिस्सा है। जी, स्रोतों में साफ साफ लिखा है कि 2025-2026 में कागजी कार्रवाई को लेकर नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुके हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जायज वजह है। वो क्या?
देखिए, एक समय था जब लोग क्या करते थे कि बस एक स्टेशनरी की दुकान से किराए की रसीद की एक छोटी सी किताब लाते थे, उस पर कोई भी रैंडम अमाउंट लिखते थे, एक फर्जी सा हस्ताक्षर करते थे और उसे अपनी कंपनी के एचआर को थमा देते थे। हाँ, ये तो हमने बहुत सुना है, सब लोग ऐसे ही करते थे। और टैक्स विभाग को ये पता था, तो इस करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही ये नई सख्ती लाई गई है। और अब सख्ती का आलम ये है कि अगर साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया दिया जा रहा है, जो कि अगर महीने के हिसाब से देखें तो महज 8,300 रुपए के करीब होता है। हाँ, जो कि किसी भी शहर में बहुत आम किराया है। तो अगर हम इसे ज्यादा दे रहे हैं तो हमें मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर अनिवार्य रूप से देना ही होगा। और बात सिर्फ पैन नंबर देने पर खत्म नहीं होती। और भी कुछ है। अब पूरी प्रक्रिया बैकग्राउंड में एल्गोरिदम से संचालित होती है। सरकार चाहती है कि लोग कैश में किराया बिल्कुल ना दें, तो फिर कैसे दें? बैंक ट्रांसफर या यूपीआई का इस्तेमाल करें, ताकि एक पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल मौजूद हो जिसे वो आसानी से ट्रैक कर सकें। ये सुन के एक आम और ईमानदार टैक्स पेयर को तो बहुत सिरदर्द महसूस हो सकता है। मतलब पहले तो अपनी आधी सैलरी किराए में दे दो और फिर साबित करने के लिए इतने सारे कागजात और बैंक स्टेटमेंट जुटाओ। हाँ, थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन पारदर्शिता के लिए जरूरी है। लेकिन चलिए, इससे जुड़ी एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं जो अक्सर एक लूप होल या खामी की तरह देखी जाती है। कौन सी? स्रोतों में एक जगह लिखा है कि लोग अपने माता पिता को किराया देकर भी एचआरए क्लेम कर सकते हैं। ओह, ये वाला लूप होल। हाँ, मतलब ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका है। पापा के नाम पर हर महीने 25,000 दिखा दो और हो गया काम। ना कोई बाहर का मकान मालिक, ना कोई झंझट। और आपको पता है, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग आजकल फंसते हैं और उन्हें इनकम टैक्स विभाग से सीधे नोटिस मिलते हैं। सच में? लेकिन ये गैर कानूनी तो नहीं है? कानूनी रूप से हाँ, आप माता पिता को किराया बिल्कुल दे सकते हैं, बशर्ते वो घर कानूनी तौर पर उनके नाम पर हो। लेकिन जो चीज लोग भूल जाते हैं वो है टैक्स विभाग का नया एआईएस सिस्टम। एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सिस्टम। बिल्कुल। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, जब कोई एचआरए क्लेम करने के लिए अपने पिता का पैन नंबर अपने टैक्स पोर्टल पर डालता है तो पीछे बैठा एल्गोरिदम उस पैन नंबर को तुरंत ट्रैक कर लेता है। अच्छा। अब जब आपके पिता अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें उस 25,000 रुपए महीने के किराए को अपनी आय के तौर पर दिखाना होगा, जिसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर उन्होंने वो नहीं दिखाया तो? बस वही खेल खत्म। अगर आपके टैक्स पोर्टल पर तो दिख रहा है कि आपने किराया दिया, लेकिन आपके पिता के एआईएस या उनके रिटर्न में वो आय नहीं दिख रही है, तो सिस्टम बिना किसी इंसानी दखल के तुरंत एक ऑटोमेटिक मिसमैच नोटिस जनरेट कर देता है। बाप रे, मतलब अब कोई टैक्स ऑफिसर बैठकर फाइलों का मिलान नहीं कर रहा है। मशीनें और सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में हमारे और हमारे मकान मालिक के डेटा को क्रॉस चेक कर रहे हैं। एकदम, और वो भी रियल टाइम में। इसलिए पैसा सच में बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होना चाहिए, एक वैध रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और रसीदें भी होनी चाहिए। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब ये एक पूरी तरह से टैक्सेबल और पारदर्शी लेन देन होना चाहिए। बिल्कुल, इसे हल्के भी नहीं लेना चाहिए। एक और बहुत ही व्यवहारिक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, क्या एचआरए और होम लोन दोनों की छूट एक साथ ली जा सकती है? हाँ बिल्कुल, आप दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त है। वो शर्त क्या है? जिस घर के लिए होम लोन चुकाया जा रहा है और जिस घर में किराए पर रहा जा रहा है, वे दोनों एक ही शहर में या बहुत आसपास नहीं होने चाहिए। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, मान लीजिए कि आपका अपना घर जयपुर में है, जिसके लिए आप ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी दिल्ली में है और आप वहां किराए पर रह रहे हैं, तो आप दिल्ली वाले घर के लिए एचआरए और जयपुर वाले घर के लिए होम लोन के ब्याज दोनों पर टैक्स छूट ले सकते हैं, क्योंकि दूरी जायज है। बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास उसी शहर में घर खाली पड़ा हो और आप फिर भी उसी शहर में किराए पर रहने का दावा करके दोनों छूट मांगे। टैक्स विभाग इसे शक की नजर से देखता है। कंपनी से एचआरए नाम का कोई भत्ता मिलता ही नहीं है। ऐसे भी तो बहुत लोग हैं ना? हाँ, ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 80GG बनाया गया है। 80GG ये कैसे काम करता है? अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, या उसकी कंपनी उसे सैलरी में एचआरए कंपोनेंट नहीं देती, तो वो इस सेक्शन के तहत एक सीमित छूट क्लेम कर सकता है। तो इसमें पूरी छूट नहीं मिलती? नहीं, इसकी सीमा बहुत कम है, करीब 5,000 रुपये महीना। लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो ये थोड़ा बहुत टैक्स बचाना बेहतर ही है। सही बात है। ठीक है, तो हमने थ्योरी पर बहुत बात कर ली। हाँ, काफी नियम कानून हो गए। हमने शहर देख लिए, रिजीम की वो थाली वाली बात समझ ली और एल्गोरिदम का जो डर है वो भी समझ लिया।
लेकिन अब वक्त है इस पूरी जानकारी को असल जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में रखने का। थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का। बिल्कुल। चलिए इसे एक कहानी और कुछ आसान नंबरों से समझते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल। वो जयपुर में काम करता है। जयपुर यानी वो एक नॉन मेट्रो शहर में है। इसका सीधा मतलब है कि हमें वो 40% वाला नियम ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सही। अब मान लेते हैं कि राहुल की जो बेसिक सैलरी है वो है 50,000 रुपए प्रति महीना। ठीक है, बेसिक 50,000। उसकी कंपनी उसे हर महीने एचआरए के नाम पर 20,000 रुपए देती है और राहुल जिस मकान में रह रहा है उसका असल किराया है 18,000 रुपए प्रति महीना। डेटा आ गया हमारे पास। हाँ, अब एक आम आदमी की तरह राहुल सोचता है कि मुझे कंपनी से 20,000 मिल रहे हैं, मैंने 18,000 किराए में दे दिए, तो कम से कम मेरे 18,000 रुपए तो टैक्स फ्री हो ही जाएंगे। और यहीं पर वो इनकम टैक्स की गणित वाली पहेली सामने आती है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। तो जरा राहुल के लिए वो कैलकुलेशन करके बताइए। चलिए हम राहुल के लिए उन 3 शर्तों को लागू करते हैं और देखते हैं कि सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा निकल कर आता है। मैं तैयार हूँ। पहली शर्त, राहुल को कंपनी से कितना एचआरए मिला? वो है 20,000 रुपए। ठीक है, पहला नंबर 20,000। दूसरी शर्त, राहुल नॉन मेट्रो शहर जयपुर में है तो उसकी बेसिक सैलरी जो कि 50,000 है उसका 40% कितना हुआ? 5 चौक 20, वो भी हुआ 20,000 रुपए। बिल्कुल। अब आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त। असल चुकाया गया किराया माइनस सैलरी का 10%। एकदम सही। तो राहुल ने किराया दिया 18,000 रुपए। उसकी बेसिक सैलरी जो 50,000 है उसका 10% होता है 5,000 रुपए। तो हम 18,000 में से 5,000 घटा देंगे। हाँ, और हमारे पास बचते हैं 13,000 रुपए। तो अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, 20,000, फिर से 20,000 और 13,000 रुपए। और नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा सिर्फ उसी पर टैक्स की छूट मिलेगी। तो राहुल के केस में ये सबसे कम रकम है, 13,000 रुपए। तो जरा इस भारी हंटर को समझिए। राहुल तो ये सोचकर बैठा था कि वो जो 18,000 रुपए किराए के रूप में अपनी जेब से भर रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स से बच जाएगा। लेकिन उसे छूट मिली सिर्फ 13,000 रुपए पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी से जो उसे 20,000 रुपए का एचआरए मिला था उसमें से सिर्फ 13,000 रुपए टैक्स फ्री हुए और जो बचे हुए 7,000 रुपए है वो सीधे उसकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, और उसे इस 7,000 रुपए पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। ओहो, यही वो झटका है जो कई लोगों को साल के अंत में लगता है जब वो पोर्टल पर अपनी कैलकुलेशन करते हैं। वो किराया माइनस सैलरी का 10% वाला फॉर्मूला ही वो कैंची है जो आपकी उम्मीद से ज्यादा टैक्स काट लेती है। ये तो वाकई एक हिडन कॉस्ट की तरह है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि अपने किराए का अग्रीमेंट बनाते समय या टैक्स रिजीम चुनते समय पहले से ही इस नंबर को एक कागज पर लिखकर देख लिया जाए। उदयम, आज की इन सारे दस्तावेजों और शोध का एक फाइनल निचोड़ निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अगर हम भारी भरकम किराया दे रहे हैं तो पुराना टैक्स रिजीम ही हमारी ढाल है। सही। नया रिजीम बहुत आसान है, फिक्स थाली की तरह, पर वो एचआरए के मामले में हमें पूरी तरह निहत्था छोड़ देता है। शून्य फायदा। हाँ, इसके अलावा बेंगलोर और पुणे जैसे नए मेट्रो शहरों में रहने वालों को इस 50% वाले नियम से भारी राहत मिली है, लेकिन गुवाहाटी या पूर्वोत्तर के अन्य शहरों को अभी भी टैक्स नीतियों के उस धीमे पहिए के घूमने का इंतजार है, जो कि पता नहीं कब घूमेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सही दस्तावेजों के बिना अब कोई भी दावा नहीं टिकेगा। पैन और रसीदें जरूरी हैं। हाँ, सरकार ने एल्गोरिदम और एआईएस सिस्टम के जरिए फर्जीवाड़े के सारे दरवाजे लगभग बंदी कर दिए हैं। तो अगर छूट चाहिए तो कागजी कार्रवाई बिल्कुल पारदर्शी और पक्की होनी चाहिए। कैश को भूल जाइए, बैंक ट्रांसफर की आदत डालिए। और यहीं पर इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि सरकार ने पुराने रिजीम में पैन कार्ड, रेंट अग्रीमेंट, बैंक ट्रांसफर और एल्गोरिदम जैसी शर्तों को कितना सख्त और थका देने वाला बना दिया है। हाँ, कंप्लायंस बहुत बढ़ गया है। तो क्या हम कभी सोचते हैं कि ये कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों की बढ़ती हुई सख्ती महज कोई संयोग है?
मतलब आप कुछ और इशारा कर रही हैं? मेरा मतलब है, क्या ये लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से थका देने की कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि एक आम इंसान इन रसीदों और एआईएस के झंझटों से हार मानकर अंततः यही कहे कि छोड़ो यार, मुझे नहीं चाहिए ये एचआरए की छूट, मैं बस बिना झंझट वाले नए टैक्स रिजीम में ही चला जाता हूँ। ये नजरिया तो वाकई बहुत गहरा है। क्या सिस्टम जानबूझकर कंप्लायंस को इतना मुश्किल बना रहा है ताकि लोग धीरे धीरे इन सारी कटौतियों और छूटों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें और सरकार का काम आसान हो जाए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल विषय को समझने के लिए धन्यवाद। नियम चाहे कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, सही जानकारी ही हमारी मेहनत की कमाई को बचाने का इकलौता रास्ता है। हम आगे भी ऐसे ही अहम विषयों की गहराई में उतरते रहेंगे। तब तक सीखते रहिए और अपने वित्तीय फैसलों को लेकर हमेशा सतर्क रहिए।